क्वेश्चंस आपके कंटेंट बेस्ड होंगे, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के और कुछ क्वेश्चन ये अपनी मर्जी से आपके 6, 7, 8 की साइंस से डाल देते हैं, कभी कभी इन जनरल कुछ कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस डालते हैं। 1, 2, 3 तरह के क्वेश्चन जो फिक्स्ड ही हैं, जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है जो है स्पीड और डिस्टेंस को लेकर के, एक क्वेश्चन मैप पर आता ही है ना। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो फिक्स्ड ही होते हैं। बाकी 15 नंबर की पेडागोजी कंपैरेटिवली इजी है, तो ये शुरुआत के 15 नंबर थोड़े से भारी पड़ सकते हैं कई लोगों के लिए, बट प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो काम चलेगा कैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। कंपैरेटिवली इजी सेट है, जो लास्ट सेट हमने किया था उससे इजी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप करते जाएगा जैसे जैसे आप आएंगे। चलिए धन्यवाद संध्या। कोशिश रहेगी यार कि या तो टाइम चेंज करते हैं क्लास का या फिर टाइम पे शुरू कर दें, दोनों में से एक काम हो जाए, या तो 9:30 की क्लास हो जाए या फिर आपका जो टाइम है वो 9:15 पे शुरू हो जाए। इवेंचुअली उसको 9 बजे लाने का प्लान है, बट प्लान्स तो बहुत सारे होते हैं, होती कितनी चीज़ें इस पर डिपेंड करेगा। फटाफट से पोल में बताएंगे आप लोग पहले ही सवाल का जवाब। ये थोड़ा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है तो इसमें समय आप थोड़ा सा ले सकते हैं। चलिए समझते हैं कहानी है क्या। ए ऑप्शन 68% लोग कह रहे हैं, जो कि एकदम गलत है। और जब मैं भी इसको एक बार बैठ के ऐसी देख रही थी तो सॉल्व किया तो यही निकल करके आया। बट ये आंसर सही है, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर की स्पीड के हिसाब से सही है। प्रति घंटा पूछा होता तब ये सही थी, हमसे मीटर पर सेकंड पूछा है। मीटर पर सेकंड के लिए आपको जो भी किलोमीटर पर आवर निकल के आया है उसमें 5/18 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए लास्ट में लिखा हुआ है मीटर पर सेकंड, है ना। मीटर पर सेकंड करते ही आंसर बदल जाएगा भाई। 18 3 54 होती है, हिंदी में पढ़ा है सबने, अंग्रेजी वाले कहेंगे 18 3 जा 54, है ना। और 5 3 15 होते हैं, यानी 5 3 जा 15। तो आंसर मीटर पर सेकंड की फॉर्म में क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। आंसर आपने सही निकाला है 50। देखो जब भी इतना आसान लगे ना इस तरह का क्वेश्चन, तो समझ जाओ कुछ तो घपलेबाजी की होगी इन्होंने, इतना सीधे सीधे जवाब आपको नहीं देंगे, है ना। ये पेट पे बाण मारने वाले क्वेश्चन है, याद आ रही है बात आपको। तो इसमें अगर हम देखें तो आंसर इसका डी सही है। कोई बात नहीं, इनको खेल लेने देती हूँ। अभी भी लास्ट तक भी 50% लोग कह रहे हैं कि भैया ए सही है। देखो सिंपल दे दिया ना क्वेश्चन, इसमें कहीं घुमाया नहीं, फिराया नहीं, आपको कैलकुलेट नहीं करवाया कि किस समय चली ट्रेन, कितने समय पहुंची, कहां से डिपार्ट हुई, ये वो कुछ नहीं है। सिंपल दे दिया क्या कि 2268 किलोमीटर का तो डिस्टेंस है, यानी डिस्टेंस पहले ही दे दिया और कितने घंटे लगे हैं ये भी बता दिया। तो इतना प्यार थोड़ी है आपसे कि आपका टाइम बचवाने के लिए दे दिया होगा। ऐसा तो रेयर ही होता है कभी कि इतना सीधा क्वेश्चन दे दे, वो भी स्पीड, टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला। तो 42 घंटे लगे। हमें पता है स्पीड निकालने के लिए एसडीटी का फॉर्मूला हम यूज करते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, अब सीधा सीधा जब आपने डिस्टेंस से इसको कर दिया क्या, और ये भी आप देख रहे हैं इवन नंबर्स में, जिसको 2 का पहाड़ा आता होगा वो भी सॉल्व करके 54 तो ले ही आएगा। तो इन्होंने कहा कि एक डिस्टेंस है त्रिवेंद्रम एंड गांधीधाम के बीच में जो 2268 किलोमीटर है। एक ट्रेन है जो 42 घंटे में पहुंच जाती है। एवरेज स्पीड आपको पूछी है रेलवे स्टेशन से दोनों सिटीज के बीच में इन मीटर पर सेकेंड। अब यहां तक आते आते तो कई लोग सो जाते हैं, कहते हैं यार कुछ नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़ के समझना बहुत जरूरी है। तो मीटर पर सेकंड पूछा है और ये हमसे घंटे के हिसाब से आया। वहां 42 घंटे दिए हुए थे टाइम की फॉर्म में, तो किलोमीटर दिए हुए थे और घंटे दिए हुए थे, तो भैया किलोमीटर पर आवर में आया था उत्तर। तो हमें चाहिए मीटर पर सेकंड में। तो सिंपल सा एक बात हमें याद रखनी है, 5 ज्यादा गणित में जाना नहीं है, 1 नंबर चाहिए। ईवीएस है वैसे भी, ये 5/18 से गुणा कर देनी है। तो जैसे आप 54 को, जो कि किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थी, 5/18 से गुणा करेंगे तो निकल के आंसर मीटर पर सेकंड में आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है जी, तो आंसर इसका डी था। पहले ही क्वेश्चन में ढेर हो गए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए एक बार। अब ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा सा घुमाएगा, उसका रीजन है मैं बताऊंगी अभी। और इसमें पहले आप आंसर निकालेंगे तब मैं बताऊंगी कि क्या है। A student is at A, एक बच्चा है जो A पर है, A पॉइंट पर है, and wants to reach at B, B पर पहुंचना चाहता है as usual। भाई कहीं होता है, कहीं पहुंचना चाहता है, डायरेक्शन क्वेश्चन में यही होता है ना। ये वैसे रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं इस तरह के, बट ये ईवीएस में जरूर दे देते हैं एक क्वेश्चन आपको इस तरह का। तो A student is at A and wants to reach at B, B पे पहुंचना चाहता है, A पर है। For this he first goes to O, अब O पे जाना ही पड़ेगा क्योंकि आपको पता है ये सीधा रास्ता कभी होता नहीं है इनके लिए। Which is 120 मीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ A। भाई कहीं भी बच्चा खड़ा हुआ होगा, मान लीजिए A बताया इन्होंने, आज स्टूडेंट इज एट A, उसको वहीं कहीं से भी मार्क करना शुरू कर दो। और पूछा क्या है, 120 ड्यू नॉर्थ ऑफ A, A के नॉर्थ में। तो A तो कहीं भी सेंटर में ही खड़ा होगा ना, नॉर्थ में 120 मीटर चला गया भाई, है ना। O पॉइंट पर पहुंच गया, ठीक। एंड देन ही गोज फ्रॉम O टू B बाय कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ
A from B and the distance and the direction of A with respect to B are respectively। तो आपको पढ़ के समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन इन्होंने कंप्लीट नहीं लिखा है इंग्लिश वाले साइड में, जिन्होंने हिंदी में पढ़ा है वो इसको समझ पाए होंगे। इसलिए सीटेट ने फ्री के नंबर इसमें दिए हैं सबको। उन्होंने कह दिया भाई इसका आंसर कोई एक है ही नहीं, 9 लिख के दे दिया आंसर की में, 9 जिसको हम कहते हैं, है ना। ये ऑनलाइन सेट है, कौन से वाला, पिछले साल वाला, क्योंकि बीच में हमें चेंज कर करके भी करने की बहुत जरूरत है सेट, सिर्फ इस बार के ऑनलाइन पे नहीं, पिछली बार को भी बीच बीच में इंक्लूड करते रहेंगे और मैं आपको बताती भी जाऊंगी साथ साथ, ठीक है ना। तो अगर हम यहां बात करते हैं, ज्यादातर लोग जो है बी उत्तर दे रहे थे, जो कि सही भी है, अगर आंसर इसका निकालेंगे तो आंसर इसका यही आएगा, है ना। हालांकि 170 मीटर साउथ ईस्ट भी कह सकते हैं कई लोग, बट हम बाय डिफॉल्ट यहां हम शॉर्टेस्ट वे लेके चलेंगे। अगर इसको सॉल्व करने बैठ जाएं तो कोई छात्र ए पर है, 120 मीटर ऊपर नॉर्थ में चला गया उत्तर दिशा में, फिर वह ओ से बी ठीक पश्चिम दिशा में, ये लाइन मिसिंग है इंग्लिश मीडियम में, तो ओ से बी। अब आप देख रहे हैं इंग्लिश में अगर कुछ मिसिंग था तो फ्री में नंबर मिल गया, यही चीज हिंदी में हुई होती तो फ्री में शायद ही कभी मिलता। क्यों? क्योंकि इंग्लिश को ही फाइनल माना जाता है पेपर में, तो ये भी इंग्लिश को पढ़ के समझना भी जरूरी है। तो बी ठीक पश्चिम दिशा में 50 मीटर दूरी तय करके पहुंचता है। अब पश्चिम दिशा आपको पता है ये वेस्ट होगी, है ना, 50 मीटर की दूरी तय करके पहुंचेगा, ये हुआ 50 मीटर, बी पर पहुंच गया। अब इन्होंने पूछा है कि बी से ए का डिस्टेंस, ट्रायंगल बन गया ना, बी से ए का डिस्टेंस पूछा है और दिशा पूछी है ए से बी की, डिस्टेंस अलग जगह से, दिशा अलग जगह से। तो बी से ए के जब डिस्टेंस पूछा है और दिशा पूछी है, तो दिशा तो भाई नीचे आना पड़ेगा साउथ में, और किस तरफ आना पड़ेगा, वेस्ट से ईस्ट आना पड़ेगा, तो साउथ ईस्ट, ठीक। और ये आपको वो रूट वाला फॉर्मूला लगा करके 50 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर अंडर रूट करके निकाल करके जब लाएंगे तो 130 मीटर साउथ ईस्ट आ जाएगा। लेकिन इसमें फ्री का नंबर सबको मिला है, 170 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट इन्होंने शॉर्टेस्ट वे को कंसिडर कर लिया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। वैसे इसका उत्तर बी होना चाहिए था अगर फ्री नंबर नहीं मिला होता और यहाँ ठीक से कवर किया हुआ होता। मैंने जान के उसको ठीक से लिखवाया नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। उस केस में आप एक बार जब भी इस तरह की कोई कंफ्यूजन हो तो हिंदी वाले इंग्लिश वाली साइड झांक लें और इंग्लिश वाले हिंदी वाली साइड। सेलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट अबाउट स्लॉथ्स। अब आपको एनसीईआरटी की याद आ रही होगी, आसान क्वेश्चन है। स्लॉथ के बारे में एक चैप्टर है आपका, तो स्लॉथ के बारे में क्या बात सही है ये आपको पहचाननी है। पहला ऑप्शन है स्लॉथ लुक्स लाइक अ बेयर एंड स्पेंड ऑलमोस्ट 22 आवर्स अ डे स्लीपिंग व्हाइल हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच। बात तो सही लग रही है कि जो स्लॉथ्स होते हैं वो एक भालू के जैसे दिखते हैं और लगभग 22 घंटे एक दिन में सोते हैं। नहीं, यही गड़बड़ हो गई, बाकी सारी बात ठीक थी कि अपसाइड डाउन होकर के यानी उल्टे होकर के पेड़ पे सोते हैं लटक करके, और बहुत ज्यादा सोते हैं, ये भी बात सही है। बेयर के जैसे दिखते हैं ये भी बात सही है, बट 22 घंटे सही नहीं है। चिंपैंजी के जैसे दिखते हैं ये तो हवा में तीर हो गया। स्लॉथ्स लुक लाइक चिंपैंजी, अगेन ये भी गलत। स्लॉथ्स लुक लाइक a bear and spend almost 17 hours a day sleeping while hanging upside down on a tree branch, यानी कि 17 घंटे सोते हैं एक दिन में और उल्टे होकर के पेड़ की ब्रांच पे लटक करके सोते हैं। ये बात एकदम सही है। स्लॉथ भालू जैसे दिखते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटका करके सोते हैं, है ना। वो गाना है ना मनाली ट्रेंड्स, तो पूरी दुनिया अपसाइड डाउन लगती है मैडम को, कुछ पदार्थ का सेवन, शायद ऐसी सी बात हुई होगी इनडायरेक्ट। तो यहाँ पे स्लॉथ की दुनिया वैसे ही बिना किसी पदार्थ के सेवन के अपसाइड डाउन रहती है। क्यों? क्योंकि वो उल्टा लटक करके ही सोता है। आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, एनसीईआरटी में इसके बारे में बात है। तो वो उल्टा लटक करके सोता है, ठीक है ना। और स्लॉथ जो है कितने साल जीता है? 40 साल। ये सब पता होना चाहिए, कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। और कैसे आएंगे? एक स्टेटमेंट दे देगा 40 साल सोता है, दूसरा स्टेटमेंट दे देगा 20 घंटे सोता है, 40 साल जीवित रहता है, कितने पेड़ बदलता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन को कैसे भी घुमा करके दिया जा सकता है। तो स्लॉथ एक एनिमल है जो आपको दिखता है एक भालू के जैसा, लुक्स लाइक अ बेयर बट नॉट अ बेयर, और 40 साल जीता है। एक पेड़ पे लगभग 5 साल का समय व्यतीत करता है, क्योंकि 8 ट्रीज, लगभग 8 पेड़ों पे पूरा जीवन ये व्यतीत कर देता है 40 साल का। तो एक पेड़ पर 5 साल के करीब ऑन एन एवरेज ये रहता है। 8 से अगर हम डिवाइड करें 40 को तो 8 पंजे होते हैं 40। जब तक रहेगा उस पेड़ पे, कभी कभार हफ्ते में उतर करके आता है आराम के लिए, जब लटक के थक जाता है उसी पेड़ पे, जिस पेड़ पे रहता है वहां की पत्तियां खा लेगा, है ना, लीव्स वगैरह को खाएगा। और जब इनफ लीव्स खा चुका होता है तो दूसरे पेड़ पे मूव कर जाता है। ये करने के बीच में जो समय है वो 5 साल लगभग व्यतीत हो जाते हैं इसके जीवन के एक पेड़ पे। तो एक भालू की तरह दिखता है, 17 घंटे एक दिन में सोता है। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो स्लॉथ्स हो, जो सोते ही रहते हो। The sloth eats the leaves of the same tree on which it lives. It hardly needs anything else. इसको कुछ और चाहिए नहीं, बस सो जाता है, लीव्स खा लेता है उठ के, एकदम मस्त मजे में रहता है ना।
नेटफ्लिक्स एंड चिल करता रहता है ये आराम से बैठ करके पेड़ पे, मजाक कर रही हूँ, है ना। व्हेन यू पोर मिल्क थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ क्रीम रिमेन्स ऑन इट, या जब आप पीस ऑफ क्लॉथ जो कि एक कपड़ा है उसके टुकड़े पर से दूध को छान रहे हैं एक तरह से अगर देखा जाए तो क्रीम ऊपर रह जाती है। गांव वगैरह में या कहीं किसी ने देखा हो तो देखा होगा, ये चीज बहुत ही नेचुरल है कि कपड़े से अगर आप दूध को छान रहे हैं तो क्या होगा, वो मलाई ऊपर रह जाएगी या वट एवर। द मेथड ऑफ सेपरेशन, ये क्या कहा जाएगा, मेथड ऑफ सेपरेशन पे पुराने जमाने से क्वेश्चन आते रहे हैं सीटेट में, और इसको आपको पढ़ लेना चाहिए एक बार, चाहे इंटरनेट पे ही सर्च कर लो, कोई ना कोई वीडियो आ जाएगी, बैच में है तो आपको पढ़ा ही दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी पढ़ सकते हो साइंस की 6th 7th 8th वाली भी, नहीं तो ये आपका ईवीएस में बहुत ही वैसे दिया हुआ है, मतलब स्पेशली अलग से नहीं दिया हुआ, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसको फिल्ट्रेशन कहेंगे, निस्यंदन कह लीजिए, या फिल्ट्रेशन, छानने की प्रक्रिया एक तरह से अगर देखा जाए तो, ठीक है। ए 66% लोग सही दे रहे हैं, ठीक। बाकी अगर ये सीविंग होता है प्रॉपर, जो अब आप छन्नी का इस्तेमाल करते हैं जैसे चाय छानने के लिए, है ना। सेडिमेंटेशन, जब आपको लग रहा है कि कुछ कण हैं, ऐसे सेडिमेंट्स हैं जो नीचे पानी में ठहर जाते हैं और साफ पानी आप पी लेते हैं ऊपर से, वो सेडिमेंटेशन की प्रक्रिया हो गई। फिर ये डिकेंटेशन में क्या है, जो सेडिमेंट्स हैं जो नीचे जमे हुए, जो भी ईंट पत्थर जो भी है छोटी मोटी चीजें, वो नीचे रह जाती हैं और उसके ऊपर का जो भी लिक्विड है उसको आप अलग कर देते हैं दूसरे बर्तन में, तो वो डिकेंटेशन कहलाता है। तो ये बेसिक सी प्रक्रियाएं हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा एक बार, समझते हैं कहानी क्या है। गोलकोंडा फोर्ट के बारे में बात हो रही है और आपको जवाब देना है। विनय बहुत बढ़िया, हाँ। हाथी वाला प्रश्न आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा तरुण, एकदम आएगा हाथी वाला प्रश्न, और उसमें अगर गलतियां की आप लोगों ने तो बस बहुत दुख की बात हो जाएगी, है ना। हाथी वाला क्वेश्चन गलत करना मतलब पाप करना है, इसका मतलब आपने ईवीएस पढ़ा ही नहीं है, ठीक है जी। क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहे हैं मैम, तो कल से वैसे लिखवा देंगे, ये बड़े क्वेश्चन हैं। आई थिंक आप ही ने कहा था कि इसको हम ऐसे रखेंगे, ये नए वाला स्टाइल अच्छा है, हम तो नहीं कहे थे। ईवीएस में मैथ, सही कह रहे हो यार, आधे तो ये क्वेश्चन मैथ के दे देते हैं, 2-3 क्वेश्चन कम से कम रीजनिंग वाले कह लो उसको, है ना। बैच लेना है, पेमेंट लिंक शो नहीं हो रहा है, अभी बंद है एडमिशन, सीटेट में ओपन है। और कोई कह रहा है सीबीएसई वाले हाथी को बाहर निकाल दिया क्या? नहीं नहीं है अभी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑन द मैप, अभी शायद जल्दी ही आपको नए बैचेस देखने को मिल जाएंगे, सीटेट वाले बैचेस में आप एनरोल कर पाएंगे, उसके लिए वेट कर लो थोड़ा सा। ऑन द मैप ऑफ गोलकोंडा फोर्ट गिवन इन द क्लास 5 टेक्स्ट बुक, कक्षा 5 की टेक्स्ट बुक में गोलकोंडा फोर्ट के बारे में बात हुई है, गोलकोंडा किले के बारे में बात हुई है। 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस इज इक्वल टू अ डिस्टेंस ऑफ 110 मीटर्स, यानी 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर जब हम गोलकोंडा फोर्ट के मैप पे देखते हैं तो वो 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है वो 110 मीटर के बराबर है। यानी एक्चुअल में अगर आप देखेंगे ग्राउंड पर, धरती पे अगर आप 110 मीटर चलेंगे तो गोलकोंडा फोर्ट की जो मैप है उसके अनुसार वो 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिंपल गुणा करनी है, ठीक। ऑन दिस मैप द डिस्टेंस बिटवीन फतेह दरवाजा एंड जमाली दरवाजा इज 10.7 सेंटीमीटर। अब 2 दरवाजों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 10.7 सेंटीमीटर, और आपको बता दिया 1 सेंटीमीटर बराबर है 110 मीटर के। बस सिंपल गुणा करनी है आपको, क्या पड़ी है किसी चीज की, है ये करोगे बात खत्म। आ गया 1 किलोमीटर और 177 मीटर, सिंपल। डी+B के लिए रुक जाइए, नया बैच आ रहा है, जल्दी आ जाएगा, है ना, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। 1.177 किलोमीटर्स, सिंपल आंसर है, कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स इट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये आसान होते हैं क्वेश्चन, बट थोड़ा सा भय में आ सकते हैं कई लोग कि भाई ईवीएस में ये गणित दे देते हैं, बट 3 क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं। आप ग्रुप ऑफ 3 स्टेट्स, अब ये भी क्वेश्चन फिक्स्ड ही है भाई, एक हमें पता है मैप का क्वेश्चन आ जाएगा, एक डायरेक्शन का क्वेश्चन दे देंगे, एक टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन दे देंगे, एक ये जो ऐसा इस तरह का क्वेश्चन दे दिया मल्टीप्लिकेशन वाला। तो ये चारों क्वेश्चन बहुत ही कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन थे, तो इससे आप बच नहीं सकते, इतना बेसिक गणित तो हमें चाहिए ही होगा ना। क्वेश्चन नंबर 6, अ ग्रुप ऑफ 3 स्टेट्स हैविंग बे ऑफ बंगाल ऑन वन साइड इज। भाई एक तरफ भारत के जब हम नक्शा देखते हैं या मैप देखते हैं तो हमें पता है एक तरफ अरेबियन सी है, दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, नीचे इंडियन ओशियन है, ठीक है ना। ये तो बेसिक बात है, हम ईवीएस पढ़ते समय भी ध्यान में रखते हैं। और मैं इसको कैसे समझाने की कोशिश करती हूँ कि AOB है, ये AOB बोले तो ईस्ट में अरेबियन सी, ओ बोले तो इंडियन ओशियन को लिख दिया है यहाँ पे, या AIB भी लिख सकते हो। AIB की बात करते हैं हम, इंडियन ओशियन है सेंटर में यानी साउथ में, बिल्कुल नीचे मैप में, और ईस्ट ये साउथ में हो गया, और बे ऑफ बंगाल उल्टा लिख दिया है,
वेस्ट में आपका अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल। तो हम ये देख सकते हैं, ऊपर नॉर्थ में आपको पता ही है कि फिर तो माउंटेन्स की बात हो जाएगी। तो अगर हम तीन साइड पानी की बात कर रहे हैं तो एक तरफ अरेबियन सी आपका वेस्ट में, ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल है ही, इसलिए बे ऑफ बंगाल के पास हम देखते हैं ईस्टर्न स्टेट्स भी हैं, वो जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट वाले, और ये जो साउथ में है इंडियन ओशन नीचे श्रीलंका वाले एरिया के आसपास। तो ये बेसिक सी बात है जो हमें ध्यान रखनी होगी। AIB से हम याद रख सकते हैं। AIB मैंने इसलिए लिखा है, अभी मैं मैप दिखाऊंगी तो आपको बेटर समझ में आएगा कि ये वाला जो मेरी, आपको पता ही है ड्राइंग स्किल्स कितनी खतरनाक है, तो ये बस समझने के लिए कि इधर आपका वेस्ट में अरेबियन सी, इंडियन ओशियन आए और बे ऑफ बंगाल ईस्ट में। तो ये AIB इसीलिए है कि आपको मैप को इसी तरह से दिमाग में रखना है, तो गलती नहीं हो सकती है। ठीक, तो खैर देखिए, कोशिश करिए जवाब देने की। सी ऑप्शन कह रहे हैं 62% लोग समझते हैं। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र तो भाई उधर हो ही नहीं सकता, बे ऑफ बंगाल मतलब उधर ईस्ट वाली साइड में होगा बंगाल की खाड़ी। ठीक, तमिलनाडु एक बार को हो सकता था, ओडिशा पॉसिबल है, केरला फिर इधर आ जाएगा, है ना। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु समझ में आ रहा है, केरला नहीं, कर्नाटका। तो सी ऑप्शन ही सही है जो आप लोग दे भी रहे हैं। ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश बे ऑफ बंगाल के एक साइड में है, तट कह सकते हैं कि ये बंगाल की खाड़ी के तट पर है। इसको ऐसे भी आप देख सकते हैं अगर देखना चाहें तो। ये हुआ एक मैप, इस एक मैप को तो निकाल करके घर में और लगा ही लो, और नए वाला लगाना, क्योंकि अभी जब से बाइफर्केशन हुआ है लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर का, तो थोड़ा सा ये भी हमें यहाँ ध्यान रखना है। कई बार ये नेबरिंग स्टेट भी पूछ लेता है कि हिमाचल प्रदेश है लद्दाख के पास, या फिर ये पंजाब है, और आजकल तो एक वो क्वेश्चन यूटीज वाला भी पूछ रहा है। यूटीज समझ लो ना, यूनियन टेरिटरीज। तो जब से वो लेह और लद्दाख, मतलब सॉरी लद्दाख और ये JNK अलग हुए, तब से ये क्वेश्चन घुमाने के लिए पूछ लिया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे थे, हम यही चर्चा कर रहे थे कि ये है अरेबियन सी आपका वेस्ट में, सेंटर में। अगर या हम साउथ की बात करते हैं तो ये आपका इंडियन ओशियन यहाँ आ गया, ये लिखा हुआ है। और अगर हम ईस्ट की बात कर रहे हैं तो ईस्ट में ऑफकोर्स बे ऑफ बंगाल ही होगा, और ये आपके 7 सिस्टर स्टेट्स आ गए, जो आपका समझने में आपके लिए मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया। ठीक, तो बे ऑफ बंगाल इधर ईस्ट में। अब इसके हम तट पे देखें तो ओडिशा हो गया, आंध्र प्रदेश, नीचे तमिलनाडु, इन्हीं की बात हो रही थी। अगर अरेबियन सी के तट पे पूछ ले तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, गुजरात, है ना। ये जो पेरीफेरी वाले, या हम कहें जो वाटर के साथ बाउंड्री शेयर हो रही है जहां पे भी, वो वाले स्टेट्स तो स्पेशली हमें ध्यान में रखने हैं। इधर चेन्नई भी फिर बे ऑफ बंगाल की तरफ ही चला जाएगा। ठीक, तो ये बेसिक सी बात है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, यही 3 स्टेट्स के बारे में बात हुई थी। अभी आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये PDF में मिल जाएगा, PDF कब मिलेगा ये तो ईश्वरी जानते हैं। यार ये EVS की PDF करा दो सबसे पहले तीनों, क्योंकि 3 ही PDF हैं। ये EVS वाला कल करा देते हैं, डोंट वरी। सपोज यू आर इन मध्य प्रदेश, आप कहाँ हैं? मध्य प्रदेश में हैं। अभी हमने मैप में देखा था, अभी दिखाएंगे। विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टेट द डायरेक्शन ऑफ आवर कंट्रीज थिकेस्ट फॉरेस्ट इज, यानी कि मध्य प्रदेश में यदि आप हैं तो वहां से इस राज्य के सापेक्ष कौन से राज्य में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल हैं? मध्य प्रदेश में ऑलरेडी हैं, और हमें पता है मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा जंगल ऑलरेडी हैं। अब उस केस में ज्योति हम क्या कहें, मतलब किस तरफ लेके? अब मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश की तरफ तो बात नहीं हो रही होगी, और ऑप्शन में भी ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है ना। बताइए, बी ऑप्शन कह रहे हैं 50% लोग। चलिए देखते हैं, फटाफट से समझने का प्रयास करते हैं। अलग अलग लोग, बी ऑप्शन 53% लोग, यानी नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल सही है। जो वो उधर मेघालय, असम, वो वाला जो एरिया है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मतलब छत्तीसगढ़ तो वहां नहीं आएगा, बट ईस्ट में अगर हम देखें मैप की साइड तो ऑलरेडी, क्योंकि मध्य प्रदेश में खड़े हैं तो मध्य प्रदेश को काउंट नहीं कर सकते यहाँ पे। और मध्य प्रदेश एरिया वाइज सबसे डेंस है, बट जंगल उधर भी घने हैं। तो नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे एक सेफ ऑप्शन बनता है हमारे पास, क्योंकि उन्होंने एग्जैक्ट कोई एक जगह नहीं पूछी है। तो मध्य प्रदेश से अगर हम ये वाला एरिया देखें कि यहाँ पे कहीं जो है वो जंगल रहेंगे, तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ ही पड़ेगा, चाहे वो हमारा असम हो, चाहे वो हमारा सिक्किम हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलेंगे। माउंट एवरेस्ट की हाइट पूछ ली है, NCERT में गिवन है, बट इसको भी ऐसे पूछ लिया कि कंफ्यूजन हो ही जाए एक बार को इंसान को देख करके। द हाइट ऑफ द पीक ऑफ माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की चोटी की अगर हम बात करें तो कितनी ऊंचाई है, ये पूछा है, हिमालय पर्वत। तो हमने देखा हुआ है NCERT में सिंपली गिवन है कितना,
72% लोग बी ऑप्शन कह रहे हैं, जो कि सही भी है ना। आप गूगल के थ्रू मत जाइएगा, इसको एनसीईआरटी को ही फॉलो कीजिएगा। एनसीईआरटी में आई थिंक टू बी प्रिसाइज 8848 मीटर लिखा होगा, तो उसके सबसे करीब जो है वो 8850 ही है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नहीं तो कई जगह पे आपको 8900 भी दिख जाएगा, बट आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाना है, तो 8848 जिसके सबसे करीब या क्लोज है 8850 बी ऑप्शन में मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, शूटिंग स्टार के बारे में बात हो रही है। कई लोग आप में से विश मांग लेते होंगे शूटिंग स्टार को देख करके, टूटता तारा, है ना। तो आ शूटिंग स्टार इज अ स्टार होता है ये? नहीं, स्टार तो ये नाम का है बस। कॉमेट है, मेटेओर है या एस्टेरॉइड है? फटाफट से बताओ। तो ये बेसिक जानकारी हमें रखनी पड़ेगी। सी ऑप्शन 58% लोग, ये तो आसान सवाल है, आप लोग फटाफट से जवाब दे रहे हैं मिनट्स के अंदर या सेकंड्स के अंदर। बताइए। मैम फोन खराब हो गया, कोई कह रहा है। हाँ हाँ हाँ, चलिए आते हैं। सी ऑप्शन 64%। उल्का पिंड कह रहे हैं कई लोग, बिल्कुल मेटेओर है ना, जो बेसिकली अर्थ के सरफेस से अगर टकराएगा तो फिर वो उसमें फायर एलिमेंट आ जाएगा और आपको लगता है मजे आ गए, बस विश मांगो, जैसे कि अभी निशा कह ही रही थी। तो एक मेटेओर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, एक बार जवाब दीजिए। मेरा फर्स्ट पेपर नहीं है, पढ़ने जा रही हूँ बीएड की वापस से। हाँ 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 हाँ, कोई बात नहीं, जिनका पेपर 2 है उनको इसकी जरूरत ना के बराबर ही है, वो अपना एसएसटी या साइंस की एनसीईआरटी पढ़ें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द खिजड़ी ट्री, या खेजाड़ी ट्री बोल देते हैं इंग्लिश वाले, खिजड़ी वृक्ष के बारे में विशेषताएं पहचाननी है। दिस ट्री इज मेनली फाउंड इन डेजर्ट एरियाज, राजस्थान में स्पेशली हम बात कर रहे थे, एक स्टोरी है एनसीईआरटी में राजस्थान में खिजड़ी ट्री के ऊपर, है ना, और वो बिश्नोईज वाली भी स्टोरी है, याद हो किसी को तो। फिर अगर हम बात करें, दिस ट्री कैन ग्रो विदाउट मच वाटर, बिल्कुल सही बात है। वैसे भी अगर डेजर्ट एरिया में पाया जा रहा है तो कोई भी पेड़ डेजर्ट एरिया में तभी सर्वाइव कर पाएगा जब वो बहुत ज्यादा पानी की डिमांड ना करे, क्योंकि मरुस्थल है, यदि पानी की कमी है यदि पहले से ही, तो वहां पे तो रेगिस्तानी क्षेत्र में ऑलरेडी ही वो पेड़ सर्वाइव नहीं करेगा जिसको बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होगी। दिस ट्री स्टोर्स वाटर इन इट्स ट्रंक, वो फिर बनियन ट्री के बारे में बात हो रही है, याद आ रहा है ना। और एक और ट्री था ओक ट्री, तो वो आप देखिएगा कि ओक ट्री के बारे में बात हो रही है, जो वाटर ट्रंक में स्टोर करने वाली बात। द बार्क ऑफ दिस ट्री इज यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन एंड इट्स वुड इज नॉट अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स, ये बात एकदम सही है कि जो वुड है वो अफेक्ट नहीं होता, ज्यादा कीड़े नहीं खाते इसके लकड़ी को, खेजड़ी ट्री के। दिस ट्री हैज वेरी फ्यू लीव्स, ये कहना गलत होगा क्योंकि इसमें एक अलग तरह की लीव्स होती हैं भर भर के, ठीक। तो ए बी और डी हमें यहाँ सही लग रहे हैं, सी और ई गलत है। उसका रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ कि ओक ट्री के बारे में है, और दूसरा वेरी फ्यू लीव्स ऐसा नहीं है, वो भी ओक ट्री के बारे में ही है ना। बनियन ट्री वो होती है जो रूट्स उसकी नीचे लटकी हुई रहती हैं, वो रूट्स होती हैं। तो ये है खेजड़ी ट्री। ये सब एनसीईआरटी समरी में हम कर चुके हैं, और इस पे आप देख रहे हैं लीव्स की तो कहीं कमी आपको नहीं लग रही। और क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। इसकी लकड़ी खराब नहीं होती, उस तरह से याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा एक बार और जवाब दीजिएगा। देखो थोड़े से लेंथी क्वेश्चंस तो अब बनने लग गए हैं, क्योंकि जब सिलेबस सेम है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछेंगे, सिंपल थोड़ी पूछ लेंगे वन लाइन में। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बाय अ स्टूडेंट। एक बच्चे ने कोई स्टेटमेंट दिया है, आई हैव कम फ्रॉम एन एरिया वेयर रेनफॉल इज वेरी स्कार्स, यानी बहुत कम है, दुर्लभ है, बारिश होती ही नहीं है, ना के बराबर होती है। इट इज वेरी हॉट टू, अब जहां बारिश नहीं होती है बिल्कुल, तो गर्मी भी ज्यादा है वहां पे। आवर हाउसेज आर मेड ऑफ मड, यानी किसके बने हुए हैं, मिट्टी के, या फिर मैं कहूं एग्जैक्ट वर्ड मिट्टी ही होगा, मड के बने हुए हैं। द वॉल्स ऑफ द हाउसेज आर वेरी थिक, जो मिट्टी की दीवारें हैं वो बहुत थिक हैं, मोटी हैं, ताकि गर्मी कम अंदर आए। एंड ऑल्सो प्लास्टर्ड विद मड, प्लास्टर भी किससे किया हुआ है, मड से, मिट्टी से। द रूफ्स आर मेड ऑफ थॉर्नी बुशेस, यानी जो छत बनाई गई है वो भी झाड़ियों से बनाई गई है ताकि गर्मी कम से कम रह सके। ये सब हमने एनसीईआरटी में हाउसेज वाले चैप्टर में पढ़ा है ना। फ्रॉम अ विलेज ऑफ, कहां से, राजस्थान ही होगा ना ऑफ कोर्स भाई। एक तो पानी की कमी है, बारिश होती नहीं है, दूसरा मड से बना रहे हैं, फिर थॉर्नी बुशेस भी रख रहे हैं, तो लद्दाख में तो बुशेस बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं होंगी। अगर हम बात कर रहे हैं किसकी, जो रूफ्स हैं उनके बाद थॉर्नी बुशेस, तो बहुत ही सीधा तरीका होता है पहचानने का कि राजस्थान की बात हो रही है, ठीक है ना। और थिक है, मड की दीवारें हैं, वो सारी बातें। असम में आपको पता ही है, फिर वो बैम्बू पिलर्स पे बनते हैं 3 to 5 मीटर की ऊंचाई पे घर, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होती है। उत्तर प्रदेश में नॉर्मल घर बनेंगे, तो प्लेन वाला एरिया हो गया जिसमें हम बात कर चुके हैं। लद्दाख में अगेन फिर अलग तरह के घर थे, जिसमें फर्स्ट फ्लोर मतलब ग्राउंड फ्लोर पे एनिमल्स रहते थे, फर्स्ट फ्लोर पे लोग रहते थे। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
मनाली में अलग तरह के होंगे। निशा भी मनाली घूम के आई हैं, बता रही थी एक दिन। नहीं, हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट मेड बाय अ स्टूडेंट व्हाइल गिविंग हर इंट्रोडक्शन इन अ मीटिंग। एक बच्चा है, मीटिंग में इंट्रोडक्शन देते समय वो कुछ स्टेटमेंट कहता है, उसको पहचानना है कि किस बारे में है। आई एम फ्रॉम अ प्लेस वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर टू ईट फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल। यानी ये बच्चा उस जगह से जहां ज्यादातर लोग फिश को खाना पसंद करते हैं, यानी मछली को खाते हैं, किसमें कुक करके, मस्टर्ड ऑयल में, यानी सरसों के तेल में। ठीक है ना। अगर हम बात करें सरसों के तेल में कुक करके खा रहे हैं मछली को, देखिए अगर मस्टर्ड ऑयल आ जाए तो समझ जाइएगा बात कश्मीर की हो रही है। अगर यहीं पे कोकोनट ऑयल लिखा होता तो हम केरला की तरफ चले जाते, है ना। केरला नहीं होता तो हम गोवा की तरफ चले जाते। लेकिन मस्टर्ड ऑयल में जब कुक करके खाने की बात हो रही है, मतलब ऑलरेडी ठंडी जगह होगी वो, ठीक है ना, तो कश्मीर की बात हो रही है। और ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से गिवन है इसमें पूरी स्टोरी। ठीक, जब कोकोनट ऑयल की बात आ जाए तो केरला हो जाएगा। लिंगहू फेन याद आ रहा है मुझे, एक डिश कहां मिलता है भारत में, बताएंगे कमेंट करके फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 13 बताइए एक बार। एलिफेंट वाला क्वेश्चन आ गया, कई लोग बेताब थे कि ये सवाल कब आए और कब हम इसको गलत करें, है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना भूल जाते हैं कई लोग तो इस चक्कर में, कोई बात नहीं, ये आपकी इच्छा। ब्लर दिख रहा है तो आप सेटिंग्स थोड़ा बेटर कर लीजिए, 1080p पे है, यहां से ब्लर नहीं है। मैं क्वेश्चन कल से वैसे लिखवा दूंगी अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो। कोई तो बोल रहा है कि हिंदी में भी पढ़िए क्वेश्चंस के ऑप्शंस। ठीक है जी, हिंदी में भी पढ़ लेंगे, वैसे मैं हिंदी में बता देती हूँ आपको ट्रांसलेट करके। सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 2 क्विंटल्स यानी 220 किलोग्राम ऑफ ग्रीन लीव्स एंड ट्विग्स इन 1 डे। यानी एक वयस्क हाथी जो है एक दिन में 2 क्विंटल तक जो है 200 किलोग्राम से भी अधिक हरे भरे पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। किसको लग रहा है ये सही है? मैं देखना चाहती हूँ कौन से वो लोग हैं जो इतने। देखो हाथी वाले क्वेश्चन में आपको बस नंबर्स हल्के से इधर उधर करेगा और आपका मामला खराब। जैसे 20% लोग, 21% लोग अभी भी ए ऑप्शन कह रहे हैं, 66% लोग सही भी दे रहे हैं। देखो एक अडल्ट एलिफेंट खाता तो ज्यादा है, और बोला भी जाता है ना हाथी पालना आसान है उसको खिलाना मुश्किल, तो मतलब ज्यादा खाता है इतनी बात पक्की है। लेकिन 2 क्विंटल नहीं, 1 क्विंटल 100 किलोग्राम तक एक दिन में लीव्स एंड ट्विग्स, 200 किलोग्राम नहीं। ये ध्यान रखना, ये बहुत बार सेम रिपीट हुए हैं ऐसे ऑप्शंस। बिकॉज ऑफ देयर हैवी वेट्स मोस्ट एलिफेंट्स लाइक टू टेक टू मच रेस्ट आफ्टर ईटिंग। ये गलत फहमी है। हाथी बहुत बड़ा शरीर है, वेट है, सब कुछ है, बट सोता बहुत कम है, 2 से 4 घंटे, है ना, 2 से 4 घंटे। तो बनना है तो हाथी बनिए नींद के मामले में, स्लॉथ मत बनिए 17 घंटे सोने वाला, है ना। इवन अ 3 month ओल्ड बेबी एलिफेंट जनरली वेज अबाउट 200 किलोग्राम्स। यानी जो 2 महीने का भी बच्चा होता है हाथी का, वो भी 200 किलोग्राम तक वजन रखता है। इसीलिए इस 200 किलोग्राम में आपको कंफ्यूज किया था ऊपर कि 2 क्विंटल के आसपास 3 महीने के हाथी के बच्चे का वेट होगा। ये बात सही है। ऑन एन एवरेज मोस्ट एलिफेंट स्लीप फॉर 9 to 10 hours इन अ डे। ये बात जो है एकदम खराब है कि 9 से 10 घंटे सो जाते हैं। मैंने अभी बताया 2 से 4 घंटे सोते हैं, और हैवी वेट होने के कारण बहुत लंबा रेस्ट चाहिए होता है। नहीं, और रेस्ट कैसे लेते हैं अगर रियल में हम देखें, रियल में अगर हम देखें तो रेस्ट वो मड से खेल के अपना लेते हैं। मतलब रेस्ट लेने का तरीका उनका कि वो गीली मिट्टी टाइप की चीजों से, मड से खेल के, कीचड़ में खेल के मजे करेंगे हाथी। तो ये कहा जा सकता है कि 3 महीने की आयु का जो बच्चा है उसका भार जो है 2 क्विंटल यानी 200 किलोग्राम के आसपास होगा। सिर्फ एक ही बात सही है, बाकी तीनों बातें गलत हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। सेलेक्ट द ग्रुप विच कैन बी रिसाइकल्ड आफ्टर यूज। अब ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। ये आपको ऐसे अलग से किताब में नजर नहीं आएगा कहीं, बट आपको ये कॉमन सेंस से ही समझ जाएंगे आप। इसके आसपास के कुछ चैप्टर्स हैं। सेलेक्ट द ग्रुप विच कैन बी रिसाइकल्ड, मतलब वो ग्रुप रिसाइकल वाला आपको ढूंढना है जिसका चक्रण संभव है, रिसाइकल संभव है, जिसको रिक्रिएट कर सकते हैं आप। पॉलीथीन नहीं, पॉलीथीन बैग को इसलिए तो बैन किया जा रहा है कि रिसाइकलेबल उस हद तक है ही नहीं वो। बेडशीट्स हाँ हो जाएंगे, पेपर भी हो जाएगा, बैटरीज, मोबाइल फोन्स, उसमें भी कुछ एस्पेक्ट्स होंगे। तो ये ऑप्शन तो भाई एक भी अगर गलत ऑप्शन हुआ तो वो पेयर बन ही नहीं पाएगा। प्लास्टिक बॉटल आ गई, है ना, कुछ रिसाइकलेबल होंगी, सारी थोड़ी होंगी। आयरन नेल्स मतलब वो जो लोहे की कीलें होती हैं, ग्लास बॉटल कांच वाली तो हो ही जाएगी। स्टील मग, कार्डबोर्ड बॉक्स ये भी पेपर का ही होगा, तो ये सब तो हो जाएंगे। आयरन नेल्स को भी आप कोई भी फॉर्म दे दो, तोड़ के, फोड़ के, वॉट एवर, पिघला के। लेदर बैग, वुडन टेबल, प्लास्टिक वेस्ट,
ना ना ना। तो ये फूलदान जो वास है वो भी नहीं होगा, प्लास्टिक का है ना। तो सी ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर है, जो तीनों ऑप्शंस यहाँ पे या जो चारों के चारों आपके पेयर है, मतलब वो है ग्रुप पूरा सही बना है जो रिसाइक्लेबल है। बाकी में कोई ना कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो रिसाइक्लेबल नहीं है। अब खाने को लेकर के कई लोगों को भूख लग जाएगी ये क्वेश्चन देख के, क्योंकि सबसे ऊपर ही लिखा है छोले भटूरे, है ना। निशा को तो लग ही गई है। अगर हम बात करें तो कॉलम 1 में कुछ खाने का आइटम लिखा हुआ है, कॉलम 2 में वो जगह लिखी हुई है। अब आपको मैच करना है कौन सी जगह पे क्या खाना मिलता है। पहला ऑप्शन है छोले भटूरे। अब छोले भटूरे गोवा में मिलेंगे, केरला में मिलेंगे, उत्तराखंड, पंजाब, कश्मीर। तो आपको पता है पंजाब की तरफ जाएंगे आपको छोले भटूरे खाने, और जो टेस्ट मिलेगा नेक्स्ट लेवल, दिल्ली विल्ली कहीं नहीं मिलेगा जो पंजाब में मिल जाएगा, है ना। वहां के आसपास जाके ही मजा आ जाता है खाने में छोले भटूरे, ठीक है ना। देखिए हे भगवान। फिर आता है नेक्स्ट, बॉइल्ड टेपियोका विद करी मेड यूजिंग कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल केरला, याद कीजिए। और ये है भी आपके चैप्टर में एनसीईआरटी के 3rd to 5th के, है ना। तो केरला में खाएंगे कोकोनट ऑयल के साथ टेपियोका, जो साबुदाने को ही बोलते हैं ना, मतलब काइंड ऑफ। फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल अगेन कश्मीर चले जाइए, बहुत बढ़िया। सी फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल, तो मैंने अभी बात की थी कि कोकोनट ऑयल के केस में या तो गोवा या तो केरला। अब डिपेंड करेगा वो क्वेश्चन क्या है। अब टेपियोका की बात हो जाती है तो केरला की तरफ चले जाते हैं, और यहीं जब बात सी फिश की हो रही है तो गोवा चले गए। कोस्टल एरियाज है ना। तो कैसे मैच करा हमने, छोले भटूरे कहाँ दिख रहे हैं आपको, ई के साथ। तो 1 जो है वो ई के साथ मैच होगा, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, एक ही ऑप्शन हटा पाए हम। सेकंड है बॉइल्ड टेपियोका, कोकोनट का यूज करके केरला में मिलेगा। तो बी का बी ऑप्शन कहाँ कहाँ दिख रहा है, बी का डी दिख रहा है, ये भी गलत, बी का ए नहीं, बी का, तो सिर्फ बी ही ऑप्शन। तो ये एलिमिनेट करने का अच्छा तरीका होता है, जरूरी नहीं है कि चारों के चारों चेक करने पड़े, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 16। अब आपके वो पेडागोजिकल क्वेश्चन शुरू हो गए, बाकी के 15 नंबर में आपका ये जो कंटेंट वाले क्वेश्चंस थे वो समाप्त हैं, और इसमें बहुत टॉपिक रिपीट होते हैं जो पेडागोजिकल क्वेश्चंस हैं। सेलेक्ट अ सुटेबल असेसमेंट टास्क फॉर क्लास 4 स्टूडेंट्स ऑफ ईवीएस। आकलन का तरीका, कैसे आकलन करेंगे, कैसे जांचेंगे कक्षा 4 के बच्चों को ईवीएस के बारे में उनकी नॉलेज को। राइटिंग क्वेश्चंस आंसर्स ऑफ द चैप्टर ऑन फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। सिर्फ एक चैप्टर देंगे और क्वेश्चन आंसर लिखने को क्या देंगे, जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है उसके साथ जाएंगे। परफॉर्मिंग द एक्टिविटी टू ऑब्जर्व सिंकिंग एंड फ्लोटिंग, कोई एक्टिविटी परफॉर्म कराएंगे, एक्सप्लेन कर देंगे डेफिनेशन को, लिस्ट दे देंगे ऑब्जेक्ट्स की। तो ना तो एक्सप्लेन करने में बच्चा उतना एक्टिव है, ना लिस्ट देने में, ना क्वेश्चन आंसर लिखवाने में। सबसे ज्यादा जो एक्टिव है बच्चा, उसके सबसे ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होंगे कोई एक एक्टिविटी परफॉर्म कराने में, जो है टू ऑब्जर्व सिंकिंग एंड फ्लोटिंग, कि कौन सी वो चीजें जो पानी के अंदर डूब जाती हैं, कौन सी वो चीजें जो फ्लोट कर जाती हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे ज्यादा एक्टिव जो है बच्चा यहाँ पे होगा। तो परिभाषा कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं हुआ, डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना, एक्टिविटी करा दीजिए आप, वो सबसे बेटर तरीका है। जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है, चाहे वो असेसमेंट में हो चाहे वो लर्निंग के दौरान हो, वही तरीके बेस्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, और ये आसानी से कराया भी जा सकता है क्लास में, कि आप एक जार लेके आए जिसमें पानी हो और कुछ चीजों को डुबा करके दिखाएं, कुछ को घुलनशील दिखाएं, कुछ को तैरने वाली दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, आर्ट एंड क्राफ्ट शुड बी इंटीग्रेटेड इन ईवीएस टीचिंग बिकॉज इट प्रमोट्स। यानी जो आर्ट एंड क्राफ्ट है, कला एवं कौशल का समावेशन पर्यावरण अध्ययन में करना चाहिए, क्योंकि यह क्या प्रोत्साहित करता है। यानी आर्ट एंड क्राफ्ट एजुकेशन से आप डिफरेंट चीजें बना रहे हैं, पेपर से या डिफरेंट चीजों से, जो भी वेस्ट मटेरियल है आसपास, उसको इंटीग्रेट करने का क्या रीजन है ईवीएस की कक्षा में। गोल्डी यादव कह रहे हैं कि टेंशन हो जाती है उनको पोल से, गलत हो जाता है ना जवाब। देखिए सरदर्द कैसे हो जाता है भाई पोल से, ये बता दो बस। यहाँ देखो आधे से ज्यादा लोग पोल के लिए एकदम एक्साइटेड रहते हैं। जब गलत सवाल होने लगते होंगे ना, आपके आंसर गलत होने लगते होंगे, तब होती होगी टेंशन। देखो क्रिएटिविटी, बिल्कुल आर्ट एंड क्राफ्ट में आप कुछ भी बना रहे हैं तो क्रिएटिविटी तो लगेगी। पीयर लर्निंग, यानी बच्चे ग्रुप में मिलकर कोई चीज बना सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इंक्लूजन, यानी हर बच्चे का इन्वॉल्वमेंट आ गया। डिसिप्लिन के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट या चर्चाएं नहीं होती, डिबेट्स डिस्कशन में डिसिप्लिन थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि इससे शांति रहेगी क्लास में। कंस्ट्रक्टिविज्म जो है, रचनावादी क्लास जहां बच्चा एक्टिव है, वहां बहुत ज्यादा डिसिप्लिन नहीं हो सकता, वहां थोड़ी चहल पहल रहेगी क्लास में, जो कि नॉर्मल है। तो ए, बी और डी सही है, सी नहीं है यहाँ पे। डिसिप्लिन इसका पर्पस नहीं है क्लास को डिसिप्लिन करना। अगर बच्चों को सीखने में मजा आ रहा है तो डिसिप्लिन अपने आप रहेंगे वो। और दूसरा, थोड़ी बहुत चहल पहल रहे तो उससे कोई समस्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18।
तो कोई भी एक्टिविटी कंडक्ट कराएंगे तो वो डिसिप्लिन के लिए बेस्ट होगी, ये जरूरी नहीं होता, सीखने के लिए अच्छी होती है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी प्रमोट्स इंक्वायरी वाइल टीचिंग द थीम शेल्टर टू क्लास 4 स्टूडेंट्स। यानी कक्षा 4 के विद्यार्थियों को आप, एक थीम है, 6 थीम्स है ईवीएस की, याद है ना, अभी रिवाइज कर लेंगे। आश्रय यानी शेल्टर, जिसमें हाउसेस वाला टॉपिक आता है आपका। कौन सी युक्ति पूछताछ को प्रोत्साहित करेगी इंक्वायरी को, कि मतलब आप इंक्वायर करना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं उस चीज के बारे में। आस्किंग स्टूडेंट्स टू कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस, ये भी हो सकता है आप बच्चों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस के, अलग अलग प्रकार के घरों की पिक्चर्स कलेक्ट करो, बट इसमें इंक्वायरी कहाँ है, वो तो इंटरनेट पे सर्च करेगा, एक्सप्लोर कर लेगा हद से हद। शेयरिंग पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्टर्स, चलो ठीक है। आस्किंग स्टूडेंट्स टू नरेट देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ विजिटिंग डिफरेंट हाउसेस कंस्ट्रक्शन साइट्स, या फिर शोइंग अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यानी पीपीटी दिखा दी उनको ऑफ डिफरेंट शेल्टर्स अक्रॉस द कंट्री। बात नहीं बनेगी, क्यों? क्योंकि इंक्वायरी को बढ़ावा देने की बात हो रही है। जब आप बच्चों से उनके अनुभव पूछने को कहते हैं, एक तो सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट कब होगा बच्चे का, पिक्चर दिखाने से, कलेक्ट करने से नहीं, सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट बच्चा जहां सबसे ज्यादा एक्टिव है, वो क्वेश्चन वैसे भी 99% सही होता है, वो ऑप्शन। तो विभिन्न मकान निर्माण स्थलों पर जाने के उपरांत, यानी वो एक्चुअली गए हैं डिफरेंट कंस्ट्रक्शन साइट पर, कैसे कहाँ कौन से घर बनते हैं, अलग अलग जगह पे कैसे मकान होते हैं, और वो अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं। तो बच्चे का खुद के एक्सपीरियंस से ज्यादा वैल्यूएबल और दूसरी चीज हो ही नहीं सकती, बजाय कि वो सिर्फ पेपर कलेक्ट करे, फोटो कलेक्ट करे, लिस्ट बनाए। वो सब भी ठीक थे, लेकिन सबसे ज्यादा एक्टिव है बच्चा सी ऑप्शन में, और जहां बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है वो एकदम मस्त जवाब सी ऑप्शन। तो इंक्वायरी इसमें ज्यादा होगी ना, क्योंकि जब वो रियल साइट पे जाएगा, 4 सवाल पूछेगा, वहां जो लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में जानेगा, कैसे कोई चीज होती है उसको जानेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ईवीएस द प्राइमरी क्लासेस इज अ सब्जेक्ट एरिया विच इंटीग्रेट्स, यानी ईवीएस में प्राइमरी लेवल पे कौन से सब्जेक्ट एरियाज हैं जो इंक्लूड होते हैं या इंटीग्रेट होते हैं या समाहित होते हैं या एकीकरण है। 3 सब्जेक्ट्स का एकीकरण है ईवीएस में प्राइमरी लेवल पे, बताइए कौन सा। पर्यावरण अध्ययन, ईवीएस को एनवायरमेंटल स्टडीज कहते हैं, एनवायरमेंटल साइंस नहीं कहते प्राइमरी लेवल पे, ये भी ध्यान रखना है। पहला ऑप्शन है द कॉन्सेप्ट्स एंड इश्यूज ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, यानी सिर्फ साइंस और एनवायरमेंटल एजुकेशन के, तीसरा सब्जेक्ट मिस हो गया इसमें, सोशल साइंसेज नहीं लिखा हुआ है। कॉन्सेप्ट एंड इश्यूज ऑफ सोशल साइंस, सिर्फ सोशल साइंस नहीं है, 3 सब्जेक्ट अगेन याद रखने हैं। द कॉन्सेप्ट्स एंड इश्यूज ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस, भाई 3 सब्जेक्ट हैं ईवीएस में, वो क्या है? द कॉन्सेप्ट्स एंड इश्यूज ऑफ साइंस यानी विज्ञान विषय भी है, सोशल स्टडीज भी है, सामाजिक अध्ययन जिसको कहते हैं, और एनवायरमेंटल एजुकेशन भी है। तो ये 3 सब्जेक्ट्स का इंटीग्रेशन है, इसलिए आप देख रहे हैं, क्योंकि बच्चा क्या है, अपने एनवायरमेंट को इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखता है, एक होल फॉर्म में देखता है। वो पेड़ को देखिए ये नहीं कहता कि ये ज्योग्राफी का हिस्सा होगा, या फिर अगर हम बात करें एनवायरमेंट का हिस्सा होगा, और वो किसी जगह को देख के ये नहीं कहता कि ये तो ज्योग्राफिकल एरिया, ये गर्मी वाला है या ऐसा है। वो ज्योग्राफी, साइंस, ईवीएस इनमें तोड़ के नहीं देखता, वो एनवायरमेंट की तरह देखता है अपने आसपास की चीजों को, एक यूनिट के रूप में, जिसमें हमने 3 अलग अलग सब्जेक्ट को जोड़ दिया, एनवायरमेंट का ही हिस्सा हो गए साइंस, सोशल साइंस और सोशल स्टडीज और एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो ये एक बात हो गई। वो 6 थीम्स कौन सी है, कोई बताना चाहेगा? 6 थीम्स आपकी प्राइमरी लेवल पे, जिसके आधार पे आपकी सारी किताबें लिखी हुई है। अभी रुक जाना, पोल मत देना, सुनती तो हो ही नहीं, फोन में लगी रहती हो। वाह, देखिएगा, हटा दो एक बार। वो जो 6 थीम्स है, अभी 10 क्वेश्चन रह गए बस, डोंट वरी। ये हमारी क्लास जो है, देखिए अगर हम बात करें, भाई आज क्लास हुई थी आपकी ऐप पे, जो लोगों ने मिस की हो उनको बोल देती हूँ। ईवीएस का हमें पता है 6 थीम्स पे बेस्ड है आपकी सारी किताबें, और पूरा प्राइमरी का सब्जेक्ट जो भी आपका सिलेबस है, वो 6 थीम्स कौन सी हैं, याद ही है सबको? फिर भी मैं एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। फूड, वाटर, इससे भी पहले हम एक थीम पढ़ते हैं, भाई पहले आपका जन्म हुआ कहाँ? फैमिली एंड फ्रेंड्स के बीच, है ना, फैमिली में, फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये एक थीम है। फिर फूड, खाना भी चाहिए, वाटर, पानी भी पियोगे खाने के बाद, पीना नहीं चाहिए बट आपको ऐसे ही याद रखना है, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद पी लेना, है ना। फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, रहने को एक घर भी चाहिए, सिर्फ फूड वाटर से नहीं चलेगा, ठीक है ना। और कहाँ कहाँ क्या करोगे? ट्रैवल भी करोगे, सिर्फ एक जगह रह के तो मजा आएगा नहीं, घूमने को भी चाहिए आपको, जैसे निशा घूमती रहती है, ट्रैवल। और क्या थीम है भाई? फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, ट्रैवल, और याद आ रहा है कुछ? सब अलग अलग जवाब दे रहे हैं इसमें, बहुत बढ़िया। हाँ, मुझे नहीं पता, कोई कह रहा है, बहुत ही बढ़िया, आग लगा दिए हैं आप। फैमिली, फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर, थिंग्स वी मेक एंड डू, एकदम सही बात है या गलत बात है? हाँ, इसमें भी जवाब आपके अलग अलग तरह के आ रहे हैं। फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, वाटर, शेल्टर,
ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। बिल्कुल सही बात है, ठीक बात है, एकदम ठीक बात है। तो कुछ लोग सही दे रहे हैं, इसको इधर उधर करके मत याद रखो, इसको इसी सीक्वेंस में याद रखो, है ना, इसको इसी सीक्वेंस में याद रखो कि हमें पता है फैमिली एंड फ्रेंड्स में सबसे पहले जन्म लेंगे, पहला थीम, फिर फूड, खाना भी खाएंगे, पानी भी पिएंगे उसके बाद, फिर रहने को भी एक घर चाहिए। भाई घर अच्छा लगेगा या खाना अच्छा लगेगा भूखे हो तो पहले खाना चाहिए होता है, फिर शेल्टर के बाद ट्रेवल, और लास्ट में थिंग्स वी मेक एंड डू के कुछ काम भी कर लिया जाए, है ना। थिंग्स वी मेक एंड डू, जो प्रीवियस ईवीएस की आप वीडियोस देखेंगे अगर, मेक एंड डू, उसमें बहुत अच्छे से मैंने फनी वे में बताया हुआ है कि ये 6 थीम्स हैं, और कुछ सब थीम्स भी हैं, फैमिली एंड फ्रेंड्स की ही 2 सब थीम्स हैं, बाकी किसी की कोई सब थीम नहीं है। तो अगर हम बात करें मेजर थीम्स की तो ये 6 हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल, यानी ईवीएस का क्या उद्देश्य होगा प्राथमिक स्तर पर। निम्न में से प्राथमिक स्तर के पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है। सेंसिटाइज करें हम लर्नर्स को टू इश्यूज रिलेटेड टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी भाई जेंडर भी क्या है, समाज, एनवायरमेंट का हिस्सा है ना बच्चे के लिए, तो लैंगिक भेदभाव से संबंधित मुद्दों पर सीखने वालों को संवेदनशील बनाना। कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, भाई बहन का घर में हम देख रहे हैं कि भाई को ज्यादा फेवर किया जा रहा है या बहन को कम फेवर किया जा रहा है, व्हाटएवर, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो ये बात एकदम सही लग रही है। टू डेवलप सिंपल मॉडल्स फ्रॉम लोकली अवेलेबल मटेरियल्स, ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है पूरे प्राइमरी लेवल का 6 से 11 वर्ष तक के बच्चे के लिए कि सिर्फ वो सिंपल मॉडल बना ले लोकली, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव हो सकता है। टू ग्रेजुअली प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर अपर प्राइमरी साइंस कॉन्सेप्ट्स, ये एकदम खराब बात है, ये सिर्फ कोई यही उद्देश्य नहीं होता कि आप अपर लेवल पे जाने के लिए वो प्रिपेयर हो जाएं। टू ओरिएंट स्टूडेंट्स टुवर्ड्स ऑक्यूपेशनल चॉइसेस अवेलेबल इन देयर लोकेलिटी, जिसको बहुत लोग सही मान रहे हैं। विद्यार्थियों को उनके आस पड़ोस में उपलब्ध व्यावसायिक विकल्पों की ओर अभिमुख करना। भाई बच्चे हैं प्राइमरी लेवल के, उनके आसपास ऑक्यूपेशनल चॉइसेस क्या हैं, ये आप 11th-12th में जाके बात करेंगे तो अच्छा भी लगेगा, है ना। अवेयर कराने की भी बात नहीं कही, इन्होंने कहा टू ओरिएंट, मतलब उस तरफ उनका ध्यान लेकर के ही जा रहे हैं, बिल्कुल जैसे उनको चूज करना हो, करियर काउंसलिंग थोड़ी होगी। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि बच्चे को हम सेंसिटाइज कर सकें उसके आसपास की सराउंडिंग के प्रति, और उसमें से एक ऑप्शन जेंडर की बात इन्होंने यहाँ ए ऑप्शन में की हुई है। इसलिए आप देखते हैं ईवीएस में 3rd to 5th की प्रॉपर एक चैप्टर है डेडिकेटेड, जिसमें बात हुई है सेंसिटाइजेशन की, कि कैसे हम एक दूसरों को जाति के आधार पे, जेंडर के आधार पे, इनकम के आधार पे, भाषा के आधार पे अलग थलग महसूस ना कराएं, है ना। जिसमें वो कहानी भी है गांधी जी वाली और वो सारी चीजें। तो ये एक बात हुई, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इन सबसे बेहतर है